जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण's क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हम चर्चा कर रहे हैं परमार वंश की, जिन्होंने गढ़वाल पे शासन किया है। और हमने अभी तक चर्चा कर ली है कि जो परमार वंश की स्थापना करने वाले हैं गढ़वाल में वो हैं कनकपाल। तो आइए हम आगे देखते हैं स्टोरी, आगे हमें स्टोरी क्या मिलती है। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले देखिए 2016 का उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। तो देखिए इस तरह का बहुत इजी क्वेश्चन भी हमें मिलता है। और जैसे कि मेरी जो सीरीज है जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो उसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो है कनकपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनकपाल, राइट। और कनकपाल के बाद जो आते हैं वो आते हैं अजयपाल, राइट। अजयपाल आते हैं कनकपाल के पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे कनकपाल के बाद कौन आए हैं। कनकपाल के बाद आए हैं अजयपाल। अब ध्यान देने वाली बात है, आप लोग को एक बात समझनी है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। देखिए ऐसा है कि कनकपाल के बाद और भी शासक आए हैं, पर उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कमी है। तो सीधे हम कनकपाल के बाद किसको पढ़ते हैं, अजयपाल को। अजयपाल को हम कनकपाल के बाद पढ़ते हैं। और अजयपाल जो है ये 37वें रूलर हैं आपके। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पहले हैं तो बीच में आपके 36 रूलर आए होंगे, तब जाकर अजयपाल को हम कहते हैं 37th। तो जब हम पढ़ते हैं तो कनकपाल के बाद सीधे हम अजयपाल को पढ़ते हैं। और अजयपाल जो है ये 37th रूलर हैं। और अजयपाल ही हैं जिन्होंने जो राजधानी हुआ करती थी पवार वंश की, उसको शिफ्ट करते हैं। ये कहां शिफ्ट करते हैं, ये देवलगढ़ में शिफ्ट करते हैं। कहां करते हैं, देवलगढ़ में। और देवलगढ़ कहां पर है, ये श्रीनगर, जो गढ़वाल का श्रीनगर है उसके करीब है। तो यहां से ये भी याद रखना है कि आपने कि गढ़वाल में जो गढ़वाल की राजधानी बनाई गई थी वो किसके द्वारा शिफ्ट की गई थी, तो वहां पर आंसर होगा अजयपाल। और वैसे ही अगर इसमें लिंक करेंगे हम कुमाऊं वाला, तो कुमाऊं में जो राजधानी शिफ्ट हुई थी, जैसे कि आप जानते हैं कुमाऊं की राजधानी जो राजबुंगा में थी, राजबुंगा कहां पर है, ये चंपावत में, उसको शिफ्ट किया गया कहां, अल्मोड़ा में। तो ये कब किया गया था, ये मैंने बताया था आपको, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके 7 वर्षों के पश्चात, यानी कि 1563। क्योंकि 1556 में सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत हुआ था, सेकेंड बैटल हुआ था पानीपत का, तो उसके 7 वर्षों के बाद आपने याद रखना है कि अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। और किसके द्वारा, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद। तो ऐसे याद रखेंगे कि गढ़वाल की राजधानी शिफ्ट करने वाले हैं अजयपाल। और हमारे कुमाऊं की जो राजधानी है वो शिफ्ट करने वाले हैं बालो कल्याण चंद। ओके, तो देखिए अजयपाल जी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि अजयपाल जो है गढ़वाल का एक साम्राज्य स्थापित करते हैं। अब गढ़वाल का साम्राज्य स्थापित करने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब गढ़वाल का एक साम्राज्य था तो वह अलग अलग खंडों में विभाजित था। ठीक है, अलग अलग जो एक फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं, आप मेरी एक बार वो मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो सीरीज है उसको पढ़िएगा। तो फ्यूडल मतलब हिंदी में हम उसे सामंतवाद कहते हैं। तो अलग अलग हिस्सों में ये विभाजित था, 52 हिस्सों में। तो इन 52 हिस्सों को एक करने वाले थे अजयपाल। और जब वो 52 हिस्सों को, 52 गढ़ को एक कर देते हैं, तो जो सभी को मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बनता है, उसी का नाम रखा गया है गढ़वाल। तो इसका श्रेय जाता है किसको, अजयपाल जी को, राइट। और उसके पश्चात हमें दिखता है कि ये बहुत बड़ा एक अपने रहने के लिए एक किला बनाते हैं। कहां बनाते हैं, देवलगढ़ में। तो देवलगढ़ में जो किला बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, अजयपाल के द्वारा, राइट। और क्वेश्चन है कि अजयपाल ने जो राजधानी है उसको देवलगढ़ में क्यों शिफ्ट किया। तो इसके लिए एक ये भी कहानी है कि जो गोरखाओं का आक्रमण था, तो इसकी वजह से ये राजधानी को शिफ्ट किया गया। और देवलगढ़ इसलिए चूज किया गया, देवलगढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि देवलगढ़ एक पीठ था। पिट, पिट का मतलब होता है, एक हमारे साधु थे सतनाथ, सतनाथ साधु थे, उनका ये गढ़ था, सीट थी उनकी। और ये जो साधु सतनाथ हैं ये कौन से पंथ को मानते थे, गोरखनाथ पंथ को। और यहां से हमें ये भी पता चल रहा है कि गोरखनाथ पंथ को ही मानने वाले हैं अजयपाल।
ठीक है। अब एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं, ये गोरखनाथ पंथ क्या है, राइट? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे चर्चा का विषय है गोरखनाथ पंथ, ठीक है। अब देखिए, गोरखनाथ पंथ को अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो इसमें से निकल के आता है आपका नाथ पंथ। ये वाला क्या है? नाथ पंथ। तो यहां से निकल के आता है नाथ पंथ, ठीक है। अब ये नाथ पंथ क्या है देखेंगे। ये नाथ पंथ की स्थापना करने वाले थे मत्स्येंद्र नाथ। मैं लिख देता हूं, मत्स्येंद्र नाथ। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास जो मत्स्येंद्र नाथ थे, उन्होंने नाथ पंथ की स्थापना करी। और ये पंथ ऐसा था जो हेटेरोडॉक्स था। क्या था? हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है जो लोग वेदों में कही हुई बातों को नहीं मानते हैं, जो लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि जो समाज होता है उसमें वर्णों के द्वारा समाज को विभाजित किया जाता है, तो इस तरह की बातें इसमें नहीं मानी जाती है। और जो लोग ऐसी बातें नहीं मानते हैं, जो पंथ ऐसी बातों को नहीं मानता है, वर्ण प्रथा, तो वो कहलाता है हेटेरोडॉक्स, राइट। और यहां पर हम देखेंगे कि जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, जिन्होंने नाथ पंथ की स्थापना करी है, उन्हीं के, मत्स्येंद्र के एक शिष्य हैं, एक डिसाइपल हैं, जिनका नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ। और ये गोरखनाथ कौन है? ये है मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य, ठीक है। तो इनके बारे में कहा जाता है गोरखनाथ जब जब जीवित थे और जिस दौरान ये एक्टिव मोड में थे, कार्यरत थे, वो था 10वीं शताब्दी। और गोरखनाथ जी जो हैं, इन्हीं के द्वारा हमें दिखता है कि अब जो ये नाथ पंथ है, ये बन गया है गोरखनाथ पंथ। और गोरखनाथ जी के बारे में एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने हठ योग, हठ योग की स्थापना करी है। अब ये हठ योग क्या है? जैसे ह थ, इसमें देखिए ह ठ, ह से मतलब होता है सूर्य, ठ से मतलब होता है चंद्र। तो इस तरह से इसमें योग की एक साधना बताई गई है हठ योग में। तो ये जो हठ योग जो दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? गोरखनाथ के द्वारा। और गोरखनाथ ही हैं जिन्होंने गोरखनाथ पंथ की स्थापना करी है, क्योंकि असल में जो गोरखनाथ पंथ है वो कहां से निकल के आया है? नाथ पंथ से। और नाथ पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, जो किसके गुरु हैं? गोरखनाथ के। और यहीं से हमें दिखता है कि गोरखनाथ पंथ में ही विश्वास रखता है कौन? हमारा अजयपाल। तो इस तरह से आपने थोड़ा डेटा याद रखना है। तो यहां पर क्या लिखा है कि जो गोरखनाथ है पंथ, जो है गोरखनाथ पंथ, अजयपाल वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ द पंथ। यानी कि गोरखनाथ पंथ को मानने वाले कौन है? अजयपाल। यहीं पर एक हमारे जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स साहब हैं, इनकी किताब है गोरखनाथ एंड दी कन्फर्ट योगीज, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये किताब है, ये लिखी गई है जॉर्ज वेस्टर्न ब्रिक्स के द्वारा। तो इसमें यह बताया गया है कि जो राजा अजयपाल है, वो कहीं ना कहीं एक फाउंडर बनता है गोरखनाथ पंथीज में जो 10 सेक्ट्स के बारे में बता रखा है। 10 सेक्ट्स में से एक सेक्ट्स जो है, आउट ऑफ टोटल 10 सेक्ट्स, जो एक सेक्ट है इसमें, उसको स्थापित करने वाले हैं अजयपाल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो गोरखनाथ एंड दी कन्फर्ट योगीज है, जो जॉर्ज ब्रिक्स द्वारा लिखी गई है, उसमें 10 सेक्ट्स के बारे में हमें हमें पता चलता है। 10 सेक्ट्स किसके? गोरख पंथीस के। तो गोरख पंथीस के जो ये 10 सेक्ट्स हैं, उनमें से एक सेक्ट्स बनाने वाले हैं कौन? अजयपाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि गोरखनाथ एंड द कन्फर्ट योगीज में किसका जिक्र मिलता है? तो जिक्र किसका मिलता है? राजा अजयपाल का। आगे आगे देखते हैं। जो अजयपाल है, इनका नाम 84 सिद्धों में भी आता है, ठीक है। अब ये जो 84 सिद्धों वाली बात है, अगर मैं इसमें जरा चर्चा करते हैं, इसमें पहले हम 84 सिद्धों की ये क्या बात है, राइट। तो अगर बात करें हम 84 सिद्धों की, तो कहा जाता है कि 84 सिद्ध और 9 नाथ हुए हैं। कितने? 84 सिद्ध और 9 नाथ हुए हैं। ये हमें कहां से पता चलता है? एक साहित्य है जिसका नाम है राहुल राहुल संस्कृत। एक साहित्य है राहुल संस्कृत, उससे पता चलता है कि 84 सिद्ध और 9 नाथ थे। और जो पहला सिद्ध था, पहला सिद्ध का नाम क्या है? पहला, जो आपका पहला सिद्ध है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर्पा।
सर्पा। और ये 84 सिद्ध मतलब ये हैं जो एक धर्म को फैलाने वाले जो लोग हैं, जो सिद्ध पुरुष थे, उनके बारे में जिक्र में हमें मिलता है। और अभी भी माना जाता है कि गढ़वाल में जब भी कोई मंदिर की स्थापना होती है तो इन 84 सिद्धों को, इनका स्मरण किया जाता है, तत्पश्चात कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। राइट। तो यहां से याद रखना कि राहुल संस्कृत में 84 सिद्धों और 9 नाथों की बात है, और जो पहला सिद्ध है वो कौन है? सर्पा। राइट। तो यहां पर क्या है कि अजयपाल का नाम हमें जो 84 सिद्ध है उसमें भी दिखाई देता है। ठीक है। और यहां पर एक देखेंगे, एक बहुत पुराना एक तांत्रिक मनुस्क्रिप्ट है। मनुस्क्रिप्ट मतलब एक तरह का आप साहित्य समझ सकते हैं, किताब समझ सकते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं इन्हीं के वंशज मतलब जो परमार वंश है, उन्हीं के वंशज हैं ठाकुर शूरवीर सिंह, उनके कलेक्शन से हमें मिलता है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है? राजा अजयपाल का नाम मिलता है। और राजा अजयपाल को किस नाम से दर्शाया गया है या इनको किस और नाम से बुलाया गया है उसमें, वो है आदिनाथ। तो जो ठाकुर शूरवीर सिंह है, जो उनका कलेक्शन है, उस कलेक्शन में हमें राजा अजयपाल जी के बारे में मिलता है और उनको किस अन्य नाम से बुलाया जाता है? आदिनाथ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहां पर मैंने बताया था कि जो अजयपाल हैं, जिन्होंने जो 52 गढ़ थे उन पे फतह करी थी, उन्हें उन सभी को परास्त करके उसमें जीत हासिल करी थी और सभी का एकीकरण किया था। तत्पश्चात हमें मिलता है एक गढ़वाल साम्राज्य। तो गढ़वाल साम्राज्य जो दिखता है हमें, वो इन्हीं 52 जो गढ़ हैं उनके एकीकरण से हमें दिखता है। राइट। आगे देखते हैं कि अजयपाल के बाद कौन आता है। अजयपाल के बाद आते हैं कल्याण शाह। और यह माना जाता है कि कल्याण शाह के बाद जो विजयपाल तक जितने भी शासक आए हैं, उनके बारे में ज्यादा हमें जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। बस इतना मिलता है कि अजयपाल, माफ कीजिएगा, कल्याण शाह के बाद, जैसे हमने कहा अजयपाल के बाद कल्याण शाह आया, कल्याण शाह के बाद कौन आया? सुंदरपाल आया। सुंदरपाल के बाद कौन आया? हंसदेवपाल आया। फिर हंसदेवपाल के बाद कौन आया? विजयपाल आया। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। राइट। तो जैसे कि आप ये थर्ड वाला जो बुलेट पॉइंट है उसमें आप ये क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। ये क्रोनोलॉजी हमें कहां से मिलती है? ये जो बेकेट की जो अनुसूची है, अब ये बेकेट कौन है, ये मेरा पहला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेकेट की जो अनुसूची है और जो सभासार है, और सभासार किसने लिखी है ये भी मैंने आपको जो लेक्चर 1 है उसमें समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो बेकेट लिस्ट और सभासार जो किताब है उसमें हमें सिर्फ यही पता चलता है, एक वंशावली पता चलती है कल्याण शाह से लेकर विजयपाल के बीच जो भी आए हैं उनके बारे में, और हमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। राइट। आगे देखते हैं, विजयपाल के बाद आता है सहजपाल। अब सहजपाल के बारे में हमें काफी कुछ मिलता है डेटा। वो कहां से मिलता है? जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यह है देवप्रयाग, और हम सभी जानते हैं देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। आई रिपीट, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, उसके पश्चात हमें एक गंगा नदी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि सही तौर पे वास्तविकता में जो गंगा नदी बनती है वो बनती है देवप्रयाग से, देवप्रयाग। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो सहजपाल है, जो विजयपाल के बाद आया है, ये एक 42वां शासक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अजयपाल 37वां शासक था, वैसे ही सहजपाल जो है 42वां शासक है। और सहजपाल के बारे में देवप्रयाग में अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग नामों से। तो यहां पर आपको दिखेंगे देवप्रयाग के 2 मंदिर। एक मंदिर का नाम है क्षेत्रपाल का मंदिर और दूसरा मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर। तो क्षेत्रपाल का मंदिर और रघुनाथ जी का मंदिर, वहां से हमें पता चलता है, कुछ हमें अभिलेख मिलते हैं। जैसे क्षेत्रपाल के मंदिर में जो उसके बाहर जो मुख्य दरवाजा बना रखा है, जो कहीं ना कहीं पत्थर का दरवाजा हमें दिखता है, उसमें कहीं ना कहीं सहजपाल के बारे में बता रखा है। राइट। और जो कौन से विक्रम संवत का है, और विक्रम संवत और हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें जो अंतर होता है वो 57 साल का होता है, 57। यानी कि जो मेरा विक्रम संवत है वो 57 साल पहले शुरू हो गया था हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो आपको जब भी निकालना है कि विक्रम से अगर आपको हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर निकालना है, तो आपने क्या करना है, जैसे विक्रम अगर 1605 है तो उसमें से आप 57 जब लेस कर देंगे, राइट, तो आपका निकल जाएगा क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। तो यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं, तो अगर मैं इसमें लेस करूं तो 8 7 15 होता है, और यहां पर 9 है तो 4 हो गया,
1548। तो आप देख पा रहे होंगे 1548 यहां पर है। तो 57 ईयर्स याद रखिएगा कि विक्रम संवत जो हमारा 57 ईयर्स पहले शुरू हो गया था, बर्थ ऑफ जीसस, राइट। आगे देखते हैं। तो देवप्रयाग का जो क्षेत्रपाल मंदिर है उसके दरवाजे में हमें अभिलेख मिलता है किसका? सहजपाल का। वैसे ही देवप्रयाग का जो मंदिर है रघुनाथ जी, वहां पर जो घंटी लगी हुई है, घंटी में जो लिखा गया है उसमें भी हमें सहजपाल का जिक्र मिलता है, राइट। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि देवप्रयाग में जो क्षेत्रपाल मंदिर है या देवप्रयाग में जो रघुनाथ जी का मंदिर है उसमें हमें किसका उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे सहजपाल का, राइट। आगे देखते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारे इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सहजपाल है वो गद्दी पे बैठा है कब? 1548 के आसपास, ठीक है। और हमें ये भी पता चलता है कि सहजपाल के बारे में यह है कि ये गद्दी पे कब से कब तक बैठा होगा? 1548 से लेके 1575। अब इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जब ये गद्दी पे बैठा है सहजपाल, तो ये समकालीन है किसका? अकबर का। और अकबर को फाल्कनरी, जैसे मेरी जो चंद वाली वंशावली है जरा आप देखिएगा उसको, तो वहां पर मैंने राजा रुद्रचंद जो कुमाऊं के शासक थे, अकबर जो एक मुगल सम्राट था, दोनों को ही काफी पसंद था फाल्कनरी। फाल्कनरी की स्पोर्ट्स है, किससे संबंधित है? जो बाजों के द्वारा जो स्पोर्ट्स होता है उसको हम फाल्कनरी कहते हैं। तो इसीलिए हमें दिखता है कि राजा रुद्रचंद और अकबर की काफी अच्छी दोस्ती हमें दिखती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो सहजपाल है वो किसके समकालीन है? वो हमारे सम्राट अकबर के समकालीन है। और हम ये भी कह सकते हैं कि राजा रुद्रचंद जो एक कुमाऊं का शासक है उसके समकालीन है कौन? सहजपाल। एक भरत जो कवि है, भरत कवि है, वो कहीं ना कहीं सहजपाल की अपने लेखों में काफी तारीफ करता है और कहता है कि जब सहजपाल गद्दी पे था तो उसके समय पर जो उसकी प्रजा थी वो काफी खुश थी, शांति थी, राइट। आगे देखते हैं। सहजपाल जो है ये अकबर का कंटेम्प्रेरी है, मैंने जैसे कि आपको बताया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो यहीं से आपको ये भी आइडिया रखना है कि सहजपाल और किसका कंटेम्प्रेरी है? कुमाऊं का शासक कौन था? रुद्रचंद। आगे देखते हैं। सहजपाल के बाद आया है बालभद्र बालभद्र शाह। सहजपाल के बाद कौन आया है? बालभद्र शाह। और ये ऐसा शासक है जो कहीं ना कहीं ये पहला शासक बनेगा जो औपचारिक रूप से ऑफिशियली एक उपाधि लेगा। कौन सी उपाधि लेगा? शाह की। शाह की उपाधि लेगा बालभद्र शाह। इसलिए आप देख रहे होंगे हम इसको बालभद्र पाल नहीं बोल रहे हैं, बालभद्र शाह। ये पहला है जिसने औपचारिक रूप से शाह की उपाधि ली। देखिए इससे पहले कल्याण शाह ने भी ये उपाधि ले ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कनकपाल, फिर अजयपाल, अजयपाल के बाद आता है कल्याण शाह। पर कल्याण शाह ने जो उपाधि ली है, जो 38वां शासक है हमारा, क्योंकि जो हमारे अजयपाल जी हैं वो 37वें शासक थे, तो अजयपाल के बाद कौन आता है? कल्याण, वो 38वां शासक है हमारा एज पर बैकेट्स लिस्ट। परंतु कल्याण शाह ने जो उपाधि ली थी वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। परंतु जब ये बालभद्र शाह ने इस उपाधि को ग्रहण किया, शाह की उपाधि को ग्रहण किया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी कहीं ना कहीं काफी चर्चाएं करी, काफी इसको पॉपुलराइज किया, प्रसिद्ध किया इसको, ठीक है। इस उपाधि को, किस उपाधि को? शाह। तो एग्जाम अगर पूछा जाएगा कि पहला शासक कौन था जिसने शाह की उपाधि ली है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका जो कल्याण शाह है वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि पहला तो वही बना है। पर औपचारिक रूप से कौन था जिसने शाह की उपाधि ग्रहण करी और उसे प्रसिद्ध करवाया? तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए बलभद्र शाह। तो यहां पर आपने बहुत ध्यान देना है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, किस तरह से हमने देखा कि अभी तक हमने देखा कनकपाल जिसने स्थापना करी है पवार वंश की, फिर हमने देखा अजयपाल जिसने राजधानी स्थानांतरित करी है, कहां? देवलगढ़ की तरफ। और हमने ये भी देखा है कि अजयपाल की ही जो देवलगढ़ में विष्णु जी का मंदिर है उसके सामने जो दीवाल पे जो लोटस पोस्चर में हमें दिखते हैं वो है अजयपाल जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो संत सतनाथ हैं जिन्होंने गोरखनाथ पंथ को जीवित रखा था, उन्हीं के शिष्य बने हमारे कनकपाल, राइट। और फिर हमने देखा नाथ पंथ के बारे में कि कैसे नाथ पंथ को बनाने वाले हैं मत्स्येंद्र नाथ 9वीं शताब्दी में। उसके बाद गोरखनाथ जो इनके शिष्य हैं मत्स्येंद्र नाथ के, वो इसको कहीं ना कहीं इस नाथ पंथ को और प्रसिद्ध करते हैं, इसीलिए नाथ पंथ आगे चल के क्या बना? गोरखनाथ पंथ। और गोरखनाथ पंथ को मानने वाले हैं अजयपाल, राइट। तो इस तरह से हमने देखा। फिर अजयपाल के बाद आपको दिखाई किस तरह से हमने देखा कि और लोग भी, और शासक भी आए हैं, और किस तरह से हमने देखा कि जो सहजपाल के बाद बालभद्र आते हैं वो एक शाह की उपाधि को प्रसिद्ध करते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या है कि आपने डेटा पढ़ते रहना है और जो सीरीज है इसकी वो कंटिन्यू होती रहेगी।
और पूरा का पूरा गढ़वाल वंश हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी कारणवश कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उन तक ये मेरा प्रयास जो है वो पहुंचाइए। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद गाइस।